हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो के पिछले भागों में हम लोगों ने वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित कई परिघटनाओं की विवेचना की थी। अब हम वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित एक और अंतिम महत्वपूर्ण घटना को यहाँ पर समझ लेते हैं। इस परिघटना का नाम है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त होता क्या है। दरअसल वायुमंडल के कारण सूर्य जब क्षितिज के नीचे होता है, यानी कि वास्तविक सूर्योदय नहीं हुआ होता है, तब सूर्य से चलकर आने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अविलंब की ओर झुकते हुए किसी भी प्रेक्षक आपके और हमारे नेत्रों तक आ सकती है। इस स्थिति में जब सूर्य क्षितिज के नीचे होता है तब भी वह हमें क्षितिज के ऊपर दिखाई देता है, या यूं कहें कि एक आभासी सूर्य हमें क्षितिज के ऊपर दिखाई देता है। इसी को हम सूर्यास्त का अग्रिम यानी कि अग्रिम सूर्यास्त कहते हैं। और इसी प्रकार विलंबित सूर्य हेलो बच्चों, हमने पिछली वीडियोस में वायुमंडलीय अपवर्तन पर होने वाली विभिन्न परिघटनाओं के बारे में विवेचना की थी। अब एक अंतिम परिघटना को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इस परिघटना का नाम है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। ये कैसे होता है और इसका अर्थ क्या है, हम समझते हैं। अग्रिम सूर्योदय का मतलब है वास्तविक सूर्योदय से पहले ही सूर्य का उदित होना। तो ऐसा 2 मिनट पहले हमें सूर्य की एक आभासी प्रतिकृति देखने मिलती है, जिसे हम अग्रिम सूर्योदय कहते हैं। इसी प्रकार सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी हमें वही आभासी प्रतिकृति दिखाई देती है, जिसे हम विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है और वायुमंडलीय अपवर्तन यहाँ पर किस प्रकार होता है। तो जरा आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सूर्य की वास्तविक स्थिति क्षितिज के नीचे है। आप सभी जानते हैं क्षितिज, आप और हम किसी प्रेक्षक के लिए क्षितिज का अर्थ ये होगा कि यहाँ जहाँ ज़मीन और आसमान आपस में मिलते हैं उसे हम क्षितिज बोलते हैं। तो अगर सूर्य क्षितिज के ऊपर आता है तभी हमें दिखाई देता है, किंतु यहाँ देखिए वह क्षितिज के नीचे है, यानी कि अभी सूर्योदय हुआ नहीं है। ये सूर्य की वास्तविक स्थिति है, किंतु सूर्य से कई सारी प्रकाश किरणें निकलती है, जैसा कि आप लोग मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ। तो उसमें से एक प्रकाश किरण इस प्रकार निकलती है। वैसे तो यहाँ वायुमंडल ना होने की स्थिति में इसे इस प्रकार सीधे निकल जाना था, किंतु वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यह प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकते हुए प्रेक्षक के नेत्रों तक आ जाती है। चूंकि ये प्रकाश किरणें प्रेक्षक के नेत्रों तक आ रही है और प्रेक्षक इन मुड़ी हुई प्रकाश किरणों को आभास नहीं कर पाता, इसलिए उसे सूर्य की एक आभासी स्थिति क्षितिज के ऊपर दिखाई देती है। यानी कि यह वास्तविक सूर्य नहीं है। सूर्य तो वास्तविकता में क्षितिज के नीचे है, किंतु वह सूर्य उसे क्षितिज के ऊपर दिखाई देता है, प्रेक्षक को क्षितिज के ऊपर दिखाई देता है। ये लगभग उसी प्रकार का है जैसे पिछली वीडियो में हमने तारे की आभासी स्थिति के बारे में देखा था कि वह थोड़ा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हमें दिखाई देता है। सूर्य भी एक तारा है और सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणों का भी वायुमंडलीय अपवर्तन हो सकता है। इसलिए उसी अपवर्तन के परिणाम स्वरूप सूर्य हमें अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो यह है अग्रिम सूर्योदय। अब हम इसी प्रकार विलंबित सूर्यास्त को भी इसी डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि सूर्यास्त हो रहा है या हो चुका है और सूर्य क्षितिज के नीचे पहुंच चुका है। यह सूर्य की वास्तविक स्थिति है और वह इस समय क्षितिज के नीचे पहुंच चुका है। तब इस परिस्थिति में सूर्य से प्रकाश किरणें तो कई सारी निकलती हैं। मान लेते हैं कि एक प्रकाश किरण जो इस प्रकार सूर्य से निकलती है और उसकी मूल दिशा ये होनी चाहिए थी यदि वह वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती, किंतु वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसका वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाता है और वह प्रेक्षक के नेत्रों तक आ जाती है। प्रेक्षक इन मुड़ी हुई प्रकाश किरणों को नहीं देख सकता, वह प्रकाश किरणों के सीधे रूप में देखता है। इसलिए प्रेक्षक को सूर्य अस्त हो जाने या सूर्यास्त हो जाने के बाद भी सूर्य की एक आभासी स्थिति दिखाई देती है। यह कितनी देर तक होता है? तो ये दोनों ही प्रेक्षण सिर्फ 2-2 मिनट की देरी में होते हैं, यानी कि सूर्योदय होने के 2 मिनट पूर्व हमें एक आभासी सूर्य दिखाई देता है, जिसे हम अग्रिम सूर्योदय कहते हैं, और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक भी हमें एक आभासी सूर्य दिखाई देता है, जिसे हम विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। तो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित एक अंतिम परिघटना थी जिसका हमें अध्ययन करना था। अब हम प्रकाश के प्रकीर्णन नामक एक नई प्रकाश से संबंधित परिघटना को समझेंगे और उस पर आधारित जो विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं होती है उनका एक एक करके विवेचन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो बच्चों, हमारे अगले टॉपिक का नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। ये प्रकाश के विक्षेपण के समान ही एक परिघटना है जिसमें जब सामान्य श्वेत प्रकाश
कुछ छोटे छोटे से कणों से, जैसे कि धूल के कण, जैसे कि वायुमंडल में वायु विभिन्न अलग अलग प्रकार की गैसों के जो अणु होते हैं उनके कण, या पानी की छोटी छोटी बूंदें, या इस प्रकार के छोटे छोटे कणों से जब प्रकाश टकराता है तो प्रकाश का इस प्रकार टकराकर अपने विभिन्न 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अर्थात जब कोई सामान्य श्वेत प्रकाश की किरण किसी एक कण से टकराती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में इस प्रकार विभक्त हो जाती है या फैल जाती है। इसे ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ये 7 रंग किस आधार पर फैलते हैं, कौन सा रंग अधिक फैलता है, कौन सा रंग कम फैलता है, ये कणों के आकार पर निर्भर करता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो छोटे कण होते हैं, जैसे कि वायुमंडल में मौजूद अलग अलग प्रकार की गैसों के अणु, इनके द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश में कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश अधिक मात्रा में प्रकीर्णित होता है, जैसे कि बैंगनी रंग, जैसे कि नीला रंग। याद रखिएगा इस बात को। थोड़े अधिक कण या अधिक घनत्व वाले कणों द्वारा थोड़े अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश प्रकीर्णित होता है, जैसे कि लाल रंग, क्योंकि अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग लाल होता है। और साथ ही साथ ये आपको समझ में आना चाहिए कि बहुत ही अधिक जो अधिक बड़े कण होते हैं उनके द्वारा सीधा श्वेत प्रकाश परावर्तित हो जाता है, क्योंकि उनके द्वारा प्रकीर्णित सभी रंग आपस में पुनः मिल जाते हैं, जिसके कारण जो प्रकाश उनके द्वारा प्रकीर्णित होता है वह श्वेत प्रकाश होता है। तो प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की जो प्रकृति होती है वह या उसका जो रंग होता है, प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश का जो रंग होता है वह निर्भर करता है कणों के आकार पर, कि किस प्रकार के कणों के आकार के द्वारा या कणों के द्वारा उनका प्रकीर्णन किया जा रहा है। इस पर आधारित एक महत्वपूर्ण परिघटना होती है टिंडल प्रभाव। आइए समझते हैं कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। चलिए देखिए कि किसी बहुत ही अंधेरे कमरे में कहीं एक छोटा सा छिद्र है और उस छिद्र में से कि कोई प्रकाश किरण, सूर्य की प्रकाश किरण अंदर आती है। यदि उस कमरे में थोड़ी बहुत भी धूल इत्यादि है तो वो धूल के जो कण होते हैं वह उस प्रकाश का मार्ग जो है वो प्रदर्शित करवा देते हैं। यानी कि अगर कोई बिल्कुल साफ सुथरा कमरा है, उसमें बिल्कुल धूल नहीं है, तो फिर प्रकाश का वो धब्बा जो ज़मीन पर दिखाई देता है वो तो दिखाई देगा, किंतु हमें मार्ग दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर धूल के कण उस कमरे के अंदर मौजूद होंगे तो उन धूल के कणों के कारण वो पूरा का पूरा मार्ग हमको दिखाई देता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मान लो किसी छिद्र में से सूर्य का प्रकाश अंदर आ रहा है तो उस पूरे सूर्य के प्रकाश पर के रास्ते में आने वाले जो धूल के कण होते हैं या धुएं के जो कण होते हैं उन कणों के द्वारा इस प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लेकिन चूंकि इन कणों का आकार अधिक होता है इसलिए ये श्वेत प्रकाश को ही प्रकीर्णित करते हैं, इसलिए हमको ये सभी कण सफेद चमक के साथ चमकते हुए दिखाई देते हैं और इनके कारण यह पूरा मार्ग हमारे लिए देखने लायक हो जाता है, यानी कि हम इसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगर इसे परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि इस प्रकार के जो कणों के माध्यम को कोलाइडी विलयन कहा जाता है, तो जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी कोलाइडी विलयन से होकर के गुजरती है तो वह माध्यम के कणों को प्रकीर्णित करती है, माध्यम के कण उस प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जिसके कारण वह मार्ग हमें दिखाई देने लगता है। इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव को हम एक और क्रियाकलाप द्वारा समझ सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सामान्य जल और एक दूध मिश्रित जल के हम 2 कंटेनर या 2 गिलास ले लेते हैं, जिनमें जो कांच के गिलास हैं, एक में हमने आधा दूध और आधा पानी मिलाया हुआ है, एक में सामान्य जल है, और हम किसी टॉर्च या किसी भी प्रकाश स्रोत से यदि उस पर प्रकाश आपतित करवाते हैं तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं पानी के अंदर प्रकाश का कोई मार्ग हमें दिखाई नहीं देता, किंतु जैसे ही वह श्वेत प्रकाश दूध मिश्रित जल में प्रवेश करता है तो हमें उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। इसका कारण यह है कि वो जो दूध के जो कण हैं वो दूध के कण कोलाइडी कण कहलाते हैं, वो कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो चूंकि वे कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो उन पर आने वाला जो श्वेत प्रकाश होता है वह प्रकाश वह प्रकीर्णित करते हैं, दूध के जो कण होते हैं वो उस प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जिससे पूरा का पूरा वो जो मार्ग है प्रकाश का वह मार्ग हमें दिखाई देने लगता है। इस अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार से टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। तो टिंडल प्रभाव मूल रूप से कोलाइडी जो विलयन होते हैं उनके कणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला एक प्रभाव होता है, इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे अगले टॉपिक में कि जो आकाश होता है, स्वच्छ आकाश जो होता है उसका रंग नीला क्यों होता है। चलिए समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश के साथ साथ सूर्य का रंग लाल दिखाई देना और टिंडल प्रभाव, ये कुछ सामान्य सी परिघटनाएं हैं जो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होती हैं। आइए पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्वच्छ आकाश जो होता है उसका रंग नीला क्यों होता है। आइए समझते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि
जो प्रकाश किरणें होती है, ये वायुमंडल होता है, उसके कण बहुत छोटे होते हैं और जितने छोटे कण होते हैं वो उतने ही कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अधिक प्रकीर्णित करते हैं, यानी कि छोटे कणों के द्वारा कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश अधिक फैल जाता है। और आप जानते हैं कि कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश नीला रंग होता है या बैंगनी रंग होता है। तो होता यह है कि जब स्वच्छ आकाश में सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, ये पृथ्वी का वायुमंडल है, तो ये पृथ्वी का सरफेस है, ये इसका वायुमंडल है। तो जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में मौजूद अलग अलग गैसों के जो छोटे छोटे अणु होते हैं, जब प्रकाश किरणें उनसे टकराती हैं तो वे प्रकाश किरणों को प्रकीर्णित करते हैं। और प्रकीर्णित जब वो करेंगे तो चूंकि वे वायु के कण हैं, वायु के अणु हैं, इसलिए उनका आकार बहुत छोटा है, इसलिए वो कम तरंग दैर्ध्य वाले रंग को सबसे अधिक प्रकीर्णित करेंगे। और इस अवस्था में वे नीले रंग को या कम तरंग दैर्ध्य वाले रंग को सबसे अधिक प्रकीर्णित करते हैं। इस अवस्था में इन सभी कणों के द्वारा नीला रंग सबसे अधिक सभी और प्रकीर्णित हो जाता है, फैल जाता है। अब चूंकि वायुमंडल बहुत ही घना है और वायुमंडल में मौजूद कणों की संख्या अनंत है, इसलिए उन सभी कणों से जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और सभी कण एक जैसे नीले रंग को प्रकीर्णित करते हैं तो हमें पूरे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो यहाँ नीले रंग के होने का कारण है कणों का आकार छोटा होना। साधारण वायुमंडल में वायु के जो कण होते हैं या विभिन्न गैसों के जो कण होते हैं या अणु होते हैं, उनका आकार बहुत छोटा होता है और छोटे आकार का कण उतने ही कम तरंग दैर्ध्य के रंग को अधिक प्रकीर्णित करता है, इसलिए यहाँ नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है और इसी कारण से हमें स्वच्छ आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। अब इसके बाद हम इस बात को समझेंगे कि क्यों सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का तथा आसपास के आकाश का, सूर्य के आसपास के आकाश का रंग लाल होता है। आइए समझते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम ये समझते हैं कि क्यों सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का और आसपास के आकाश का रंग लाल होता है। सूर्य के आसपास के आकाश का रंग, सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। यह हमने सबने अनुभव किया है कि जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त हो रहा होता है तो सूर्य का रंग ऑरेंज या फिर रेड कलर का दिखाई देता है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं कि सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के काफ़ी पास होता है। कोई भी प्रेक्षक जब सूर्य को देखना चाहता है तो उसकी लाइन ऑफ साइट सीधे होती है, यानी कि उसकी जो देखने की स्थिति होती है वो सामने की ओर होती है। इस परिस्थिति में जब सूर्य से प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वो एक काफ़ी लंबी दूरी तय करती है। आप स्वयं देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, जबकि अगर वो दोपहर का वक्त होगा तो उसे सिर्फ इतनी सी दूरी तय करनी होगी। चूँकि सूर्य की किरणें बहुत लंबी दूरी यहाँ पर तय करती है तो इसलिए माध्यम के बीच में आने वाले विभिन्न कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। होगा भी, अगर वायुमंडल में प्रकाश किरणें प्रवेश करेगी तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। प्रकीर्णित प्रकाश में आप जानते ही हैं कि सबसे अधिक नीले वर्ण का जो रंग होता है वो प्रकीर्णित हो जाता है। चूंकि नीले रंग का जो प्रकाश है वह प्रकीर्णित होकर के आकाश में फैल गया है, इसलिए अब प्रेक्षक के नेत्रों में आने वाले प्रकाश का रंग सिर्फ कौन सा बचा? लाल। अगर हम यहाँ 2 वर्णों की बात करें, वैसे तो 7 वर्ण होते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नीला मतलब नीले के साथ में बैंगनी, जामुनी सब आ गया, उसमें थोड़ा हरा भी आ गया। ऐसा करके वो प्रकाश तो प्रकीर्णित हो गया और पूरे आकाश में फैल गया। तो अब प्रेक्षक के नेत्रों में आने वाले प्रकाश का रंग कौन सा बचा? नीला रंग तो प्रकीर्णित हो चुका है, फैल चुका है। तो अब कौन सा प्रकाश बचा है जो उसके नेत्रों तक आ रहा है, क्योंकि सूर्य तो सामने है। तो ऐसी परिस्थिति में उसकी लाइन ऑफ साइट, यानी कि उसके नेत्रों की जो दिशा होती है, उस दिशा में आने वाले प्रकाश का रंग जो बचता है वो बचता है लाल रंग। तो इस अवस्था में जो सूर्य का रंग होता है सूर्योदय के समय, वह उसे लाल दिखाई देता है। ठीक यही परिस्थिति दूसरी तरफ जब सूर्यास्त हो रहा होता है तब यही परिस्थिति सूर्यास्त के समय भी होती है। सूर्य से चलकर आने वाली प्रकाश किरणें यहाँ भी लंबी दूरी तय करती है और जैसा कि हम देख सकते हैं नीला रंग पूरी तरीके से आकाश में फैल जाता है। तो जब ऑब्जर्वर यानी कि प्रेक्षक जब उसको देखता है तो उसके नेत्रों में आने वाले प्रकाश का रंग सिर्फ लाल रंग बचता है। इस अवस्था में सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय किसी भी प्रेक्षक को सूर्य का रंग लाल या फिर ऑरेंज दिखाई देता है, क्योंकि कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग पूरी रूप से प्रकीर्णित होकर पूरे आकाश में फैल चुका होता है। इस कारण से उसे सूर्य का रंग और सूर्य के आसपास के आकाश का रंग थोड़ा लाल या रक्तिम लाल दिखाई देता है। अब हम समझते हैं इससे संबंधित एक क्रियाकलाप को जो ये स्पष्ट करता है कि क्यों सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग होता है वह लाल होता है। आइए समझते हैं इस क्रियाकलाप को। आइए बच्चों, अब एक क्रियाकलाप को समझते हैं जिसके द्वारा हम ये जान सकेंगे कि क्यों सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय
हमें सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। सबसे पहले इस क्रियाकलाप में हम आपको सभी चीज़ों से परिचित करवाते हैं। एक प्रकाश का स्रोत है जो टॉर्च हो सकता है, उससे प्रकाश किरणें निकलेंगी। यहाँ पर 2 उत्तल लेंस उपयोग किए गए हैं। इन दोनों उत्तल लेंसों का उपयोग इस प्रकार किया गया है कि इस उत्तल लेंस के फोकस पर यह प्रकाश स्रोत रखा है ताकि इससे चलकर आने वाली प्रकाश किरणों को यह लेंस समांतरित कर दे। ये ज्ञान आपको ऑलरेडी है क्योंकि आप पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। इसके बाद में यहाँ से ये प्रकाश किरणें पानी से भरे हुए एक टैंक में प्रवेश करती है जो पारदर्शी है। प्रकाश किरणें सीधे निकल जाएंगी जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद प्रकाश किरणों को एक गत्ते के टुकड़े में किए हुए छिद्र से गुजारा जाता है ताकि यदि ये प्रकाश किरणें फैल गई हैं तो हम एक निश्चित प्रकाश किरणों को आगे बढ़ा सकें। जब कुछ निश्चित प्रकाश किरणें समांतरित रूप में दूसरे उत्तल लेंस पर आपतित होती हैं तो अपनी प्रकृति के अनुरूप यह उत्तल लेंस उन्हें एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है। तब चूंकि यह प्रकाश स्रोत श्वेत प्रकाश का स्रोत है, इस स्थिति में यहाँ पर आपको एक श्वेत धब्बा दिखाई देता है जो कहीं न कहीं इस प्रकाश स्रोत का यहाँ पर एक प्रतिबिंब है। अब ये परिस्थिति एक सामान्य परिस्थिति है जिसमें कि सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें साधारण रूप से श्वेत प्रकाश को प्रकिरणित करती है, किंतु अब हम उस परिस्थिति को समझते हैं कि जिसमें हमें सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। हम इस 2 लीटर के लगभग पानी से भरे हुए टैंक में अब सोडियम थायोसल्फेट, जिसे हाइपो भी कहा जाता है, लगभग कुछ ग्राम 100-200 ग्राम हम इसमें सोडियम थायोसल्फेट डाल देते हैं। तो सोडियम थायोसल्फेट जब हम इसमें डालते हैं, जैसे हम हाइपो भी कहते हैं, तो इसमें कुछ जो कण होते हैं, जो सल्फर के कण होते हैं, वे प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिससे हमें इस टैंक के अंदर नीला प्रकाश, सभी चारों ओर से देखने पर हमें नीला प्रकाश दिखाई देने लगता है, यानी कि नीला प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। या यूँ कहें कि इसके अंदर मौजूद सोडियम थायोसल्फेट के अंदर मौजूद सल्फर के जो कण हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, और कणों का आकार बहुत ही छोटा है इसलिए वो नीले रंग के प्रकाश को अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। अब आगे जाने वाले प्रकाश में जो रंग बचा हुआ है वो सिर्फ लाल रंग है। जब यह लाल रंग की किरणें इस लेंस के द्वारा यहाँ पर इकट्ठा होती हैं तो अब की बार हम ये देखते हैं कि ये जो श्वेत धब्बा था ये हमें अब लाल धब्बे के रूप में दिखाई देता है। यानी कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि यदि हम इस स्रोत को सूर्य मान लें, इसे हम अपना वायुमंडल मान लें और यहाँ पर हम प्रेक्षक के रूप में हम उसको ऑब्जर्व करें, यानी कि यदि हम यहाँ अपने नेत्रों को माने, तो निश्चित रूप से इसी कारण से श्वेत प्रकाश का यह स्रोत यानी कि सूर्य, जिसका रंग हमें कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो सोडियम थायोसल्फेट एक ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट करता है, एक ऐसा विलयन बनाता है जो वायुमंडल की भांति कार्य करता है। तो इस अवस्था में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकाश के द्वारा मतलब इस सॉल्यूशन के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिससे सॉल्यूशन का कलर तो हमको नीला दिखाई देता है, जैसे कि आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, किंतु सामने जा रहे जो प्रकाश किरणें हैं वो एक लाल धब्बे को निर्मित करती है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग होता है वो लाल होता है। इस प्रकार सभी क्रियाकलाप, सभी परिघटनाएं, सभी वैज्ञानिक चीज़ों को या बातों को हमने अध्ययन कर लिया है। यह चैप्टर हमारा पूर्ण हो चुका है। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, इस चैप्टर का जो अभ्यास है, वह हम अब अगले चरण में देखते हैं। इस टॉपिक को आप लोग ठीक से कंप्लीट कर लीजिए। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो एक छोटा सा वीडियो हम अलग से बना देंगे जिसमें आप इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज को डिटेल में समझ लेंगे और फिर हम अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।